उन्हीं के अंदर 14 गेट हुआ करते थे जो अब नहीं है, सिर्फ एक बचा हुआ है आखिरी यही। ये बर्लिन वॉल कहते हैं इसको, काफ़ी फेमस है। फेमस इसलिए है क्योंकि ये दीवार कभी जर्मनी को दो भागों में विभाजित करती थी। गुड मॉर्निंग। सुबह हो गई। सुबह तो बहुत पहले से हुई पड़ी है, मतलब बाहर। एक मिनट में लाइट। हाँ तो हाँ, कल का दिन बड़ा हैवी रहा। हैवी मतलब कल दिन भर काम करना पड़ा ऑफिस में। ज़्यादा टाइम नहीं मिला बाहर जाने का, तो शाम को फिर हमारा टीम डिनर था। टीम डिनर मतलब मेरी टीम में जो जितने भी माँ के लोग हैं, सब लोग हम लोग बाहर गए थे और बाहर ही हमने खाना वाना खाया। उसके लगभग 10 बजे, क्योंकि यहाँ पे 9 बजे तक उजाला रहता है। मीन्स 9 बजे तक बिल्कुल अच्छा खासा उजाला रहता है और पौने 9 बजे तक तो धूप थी। 10 बजे लगभग यहाँ पे ऐसा होता है जैसा अपने यहाँ पे शाम को होता है ना, 5 बजे 6 बजे 5:30 6 ऐसे भी। तो फिर 10 बजे वापसी आए और उसके बाद आगे सीधे सो ही गया मैं, क्योंकि कहना नींद बहुत जल्दी, जैसे ही यहाँ पे 3 बज रहे हैं तो नींद आना स्टार्ट हो जा रही, क्योंकि बॉडी को आदत नहीं है ना इस टाइम पे जगने की। आपको बाहर दिखाता हूँ इस टाइम पे बाहर कितना उजाला है। मैंने बताया यहाँ पे 4 बज रहा अभी, तो बाहर देखो। तो ये है। आप अभी उठ तो गए हैं 5 बजे, आप करेंगे क्या? तो ऐसा करते हैं, वैसे तो मैं सिंगापुर में दौड़ता हूँ सुबह उठ के, मैं रनिंग पे जाता हूँ, लेकिन यहाँ पे क्या है, मैं रनिंग वाले क्लोथ लेके नहीं आया अपने। तो ऐसा करते हैं, बाहर चलते हैं और थोड़ा बहुत सुबह सुबह देख के आते हैं। और अभी इतनी भीड़ भी नहीं होगी तो शायद में भी अच्छा लगे घूमने में, राइट? तो एक बार चलते हैं, उसके बाद जब वापसी आएंगे तो उसके बाद नहाना धोना करके फिर नाश्ता करते हैं, फिर उसके बाद चलते हैं। तो मैं रेडी हूँ, चलो चलते हैं। मॉर्निंग। ओह भाई साहब, बाहर तो बड़ा सही हो रहा है यार। सड़क क्रॉस करने का फंडा सेम है इंडिया की तरह, खुली सड़क है तो निकल जाओ। कोई ज़्यादा हार्ड एंड स्ट्रिक्ट कोई रूल नहीं है। सिंगापुर में ऐसा नहीं है। सिंगापुर में थोड़ा सा अलग हिसाब है। वहाँ पे ऐसे बिना रेड लाइट हुए आप सड़क को क्रॉस नहीं कर सकते। तो लगभग 1-1.5 किलोमीटर की वॉक के बाद मैं वापस पहुँच गया हूँ होटल पे। तो ये था हमारा सुबह की मॉर्निंग वॉक। मज़ा आया काफ़ी, थोड़ा सा फ्रेशनेस लग रही है, हालांकि नींद अभी भी आ रही है। आगे को नीचे ब्रेकफास्ट लॉबी में मिलते हैं। रूम नंबर 425। 425. या थैंक्स। तो ये है ट्रम्बल है,
बॉइल है, अगर लेना हो तो, बट मुझे नहीं चाहिए। ये बीन्स है, ठीक लगता है। केचप, फ्रूट्स अगर कुछ चाहिए तो, मुझे नहीं चाहिए तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। दिस सॉसेस, bread. So basically, I will take, or let's take this. तो अभी मैं अपने चार्जर के लिए एडाप्टर ढूंढने जा रहा हूँ। एडाप्टर मतलब यहाँ के जो सॉकेट होते हैं वो थोड़ा अलग किस्म के होते हैं। अभी तक तो मैं काम चला रहा था ऑफिस में किसी से माँ के लोगों से बोल के, तो अभी क्या है कि आज ऑफिस नहीं है और अगर मेरे को अडाप्टर नहीं मिला तो मैं मेरी मोबाइल चार्ज नहीं कर पाऊँगा, और उसके बाद ना मोबाइल चार्ज हो पाएगा ना लैपटॉप चार्ज हो पाएगा, कुछ भी नहीं कर पाऊँगा। तो इसलिए मैं देख रहा हूँ कोई शॉप जहाँ पे मुझे अडाप्टर मिल जाए। वैसे ये बड़ी ध्यान में रखने वाली बात है, अगर आप कभी इंडिया से बाहर किसी दूसरी कंट्री में जाएं तो एक चार्जर आता है जिसको बोलते हैं ट्रैवल चार्जर या फिर यूनिवर्सल चार्जर। क्योंकि होता क्या है कि आप जो इंडिया में हम जिसमें प्लग लगाते हैं सॉकेट वो अलग होता है, सिंगापुर में अलग होता है, यूएस में अलग होता है, यहाँ बर्लिन में मीन्स जर्मनी में अलग है, और मेरे ख्याल से किसी और देश में और अलग होगा। तो वो जो यूनिवर्सल अडाप्टर होता है उसमें क्या होता है कि वो इतना बड़ा बॉक्स होता है, उसमें हर कंट्री में लगने वाले सॉकेट के हिसाब से प्लग बने होते हैं, तो वो बहुत ज़रूरी है। मुझे लेके आना चाहिए था, बहुत दिक्कत हो रही है, अभी लोगों से मांगना पड़ रहा है चार्जर, तो इसलिए मैं देखने जा रहा हूँ अगर शॉप मिल जाए तो ये सीन है। तो ये मैं अभी ट्रेन के स्टेशन के अंदर हूँ। यहाँ पर एक जनरल स्टोर है, शायद यहाँ पे मुझे अडाप्टर मिल जाए। ओके लेट्स ट्राई, चलो देखते हैं, यहाँ से जाके देखते हैं। सॉरी, तो इलेक्ट्रिक वाला सेक्शन देखना पड़ेगा। ये देखो यहाँ की बियर, जर्मनी बियर के लिए फेमस है, ये सारी यहाँ की बियर। Like electronical section where I can find charger cable. Charger we have at the station where my colleague is standing. You just ask him. Okay, thank you. हाँ यहाँ पर है, वो वाला है जो दिखा रहे हैं, ये वाला है। Yeah, this is yeah. Can you show me? It will fit in local socket, right? Yeah. Okay. In any socket in the world. Yeah, all right. So this is for like traveling, yeah? If you just want a normal socket, you have this as well. Just a normal adapter. And how much? 10, this is 11. All right. तो ये मिल गया, 11 साढ़े 11 यूरोस का है।
बट ज़रूरी है और ये मेरे आगे भी काम आएगा क्योंकि मैं घूमता रहता हूँ, अलग अलग जगह जाता रहता हूँ काम से भी, कभी घूमने के लिए या कभी काम की वजह से, ऑफिस की वजह से, तो ये काम करेगा मेरे लिए। तो ये है वो यूनिवर्सल अडाप्टर जिसकी मैं बात कर रहा था। आपको दिखाता हूँ कैसे यूनिवर्सल अडाप्टर क्यों बोलते हैं इसको। तो बेसिकली पहले मुझे एक मिनट, मुझे पहले अपने फ़ोन को यहाँ पे लगा लेने दो, ठीक है। तो ओके, ये है। अच्छा, मैं दिखाता हूँ मुझे इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, वो भी दिखाऊंगा मैं आपको। तो ये है यूनिवर्सल अडाप्टर, ये देख रहे हैं आप, इसमें 3 ये बने हुए हैं। इसमें लिखा हुआ है EU, माने ये यूरोप का, जो यूरोप में सॉकेट होते हैं उसमें लगेगा। अब यूरोप में सॉकेट कैसे होते हैं ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, ऐसे सॉकेट होता है। अब इसमें आप नॉर्मल डालेंगे, जैसे मैं ये देखो, ये सिंगापुर का है, सिंगापुर में ऐसे चलते हैं। अब ये तो इसमें घुसेगा ही नहीं, ये कहाँ से, कुछ नहीं, तो ये तो इसमें घुसता ही नहीं है। तो इसलिए ये है यूरोप का, ओके। एंड नाउ दूसरा कैसे पीछे जाएगा ये, ओके, ये पुश है तो ये इससे पीछे चला गया। और ये है दूसरा, इसमें UK लिखा हुआ है, ये UK का सॉकेट ऐसा होता है। तो ये ऑलमोस्ट सिंगापुर के जैसा ही है। तो अगर कभी UK जाना होगा तो वहाँ के लिए मुझे इतनी दिक्कत नहीं होगी। और ये है ऑस्ट्रेलिया और US में ये वाला चलता है, देखो ये वाला चलता है। मैं जब US में था तो वहाँ पे मुझे मैंने वहीं पे लिया था ये पहली बार, वो मतलब टूट गया। अब तो वहाँ पे लिया था मुझे, क्योंकि वहाँ पहुँचा तो मैंने कहा ये कैसे चार्जर लगेगा। अब इसमें इंडिया वाला दिखाता हूँ आपको, इंडिया वाला, अच्छा इंडिया वाला नहीं है इसमें, अच्छा इंडिया में ये चल जाता है ना, ये इंडिया में चल जाता है। तो यही है मेरे ख्याल से, यही हैं सारे जो अलग अलग चलते हैं। इंडिया में ये चल जाता है क्योंकि सिंपल प्लग होते हैं। तो फाइनली अब मैं तसल्ली से अपना, अच्छा इसमें ये भी है, इन केस अगर मेरे पास, आजकल वैसे भी पहले होते थे तो चार्जर मिलते थे, वो तो आजकल मिलते हैं नहीं, जैसे इस तरह के जो फ़ोन के साथ मिलते थे आजकल नहीं मिलते हैं। तो क्या बोलते हैं, ये काफ़ी हेल्पफुल है। सीधे इसमें USB लगाओ और अपना फ़ोन या जो भी है वो चार्ज कर सकते हो। तो ये है। तो हम अभी जा रहे हैं ब्रेंडनबर्ग गेट, जो कि अगेन यहाँ पे एक सिग्नेचर प्लेस है जहाँ पे टूरिस्ट लोग ज़रूर जाते हैं। तो मैं कोशिश करूँगा आज की जो चीज़ें यहाँ पे घूमने लायक हैं वो चीज़ें आपको दिखाने की। हालांकि जो मेरी नॉलेज है वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड है इन चीज़ों के लिए, मुझे ज़्यादा इन चीज़ों के बारे में पता नहीं, बट थोड़ा बहुत बेसिक मैं आपको बता सकता हूँ क्या चीज़ क्यों है। तो चलते हैं। All right. But this is the front of the Parliament building, right? Is it Parliament building? Yeah, this is the Parliament building. ये पार्लियामेंट बिल्डिंग है बता रहे हैं सिंह। Anything else do you know about this? Like what do you an mean? interesting fact about this? No, I mean it's just Parliament building. It's boring. You come here and meet a lawn in front of your Parliament. I imagine it's to allow people if they want to protest. तो बेसिकली ये पार्लियामेंट बिल्डिंग है। तो मैं अभी खड़ा हुआ हूँ ब्रेंडनबर्ग गेट के सामने, और जो कि जैसे कि आप मेरे पीछे भीड़ देख सकते हैं इधर चारों ओर, उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना पॉपुलर होगा यहाँ पे। तो बेसिकली ये इसलिए पॉपुलर है, पहली बात कि ऐसे जर्मनी के अंदर 14 गेट हुआ करते थे, जो अब नहीं है, सिर्फ एक बचा हुआ है, आखिरी यही। दूसरा जो इंटरेस्टिंग फैक्ट है वो ये कि जो इसके ऊपर पे जो स्टैचू दिख रहा है जो आपको, ये आज से कई साल पहले फ्रांस का जो राजा था नेपोलियन बोनापार्ट, वो इस स्टैचू को यहाँ से उठा करके ले गया और फ्रांस में लगा दिया, मीन्स फ्रांस में रख दिया। तो जो कि इस देश के लिए बहुत बड़ी शर्मनाक वाली बात थी। तो कई सालों तक ये वहाँ रहा। उसके बाद फाइनली जर्मनी इसको वापस लेके आया और दोबारा इसको अपनी जगह पर प्लेस किया। तो ये एक बहुत बड़े राजनीतिक प्रतीक चिन्ह की तरह भी इसको देखा जाता है। हाँ, मौसम धीरे धीरे ख़राब हो रहा है। सुबह थोड़ा बहुत धूप थी, बादल लग रहे हैं, बारिश नहीं आनी चाहिए क्योंकि बारिश आएगी तो पूरा माहौल ख़राब हो जाएगा। तो ये सीन है।
हमें ऑल अबाउट एन म्यूज़ियम में, एन फ्रैंक, जिनकी ये तस्वीर है। आपको अगर नहीं पता इनके बारे में तो ये एक 12 साल की लड़की थी जो हिटलर के राज्य में, क्योंकि ये जूइश थी, 2 साल तक एन को अपनी फैमिली के साथ एक कमरे में छुप के रहना पड़ा हिटलर के लोगों से बचने के लिए। तो वो हर दिन कितना दर्दनाक था, उसने हर दिन को अपनी डायरी में लिख कर नोट किया। और 15 साल की उम्र में एन की मौत हो गई और उसके बाद उसके पापा ने उसकी इस डायरी को पब्लिश किया, जिसकी लगभग 30 मिलियन कॉपीज़ पूरी दुनिया में अलग अलग भाषाओं में, लगभग 62 भाषाओं में बिकी। तो अभी इस टाइम पे मैं हूँ सेंट्रल बर्लिन में, और आप देख सकते हो मेरे पीछे जो टावर है बड़ा सा, ये काफ़ी फेमस है यहाँ पे, सेंट्रल बर्लिन में है। और ये चर्च जो कि उसी के बगल में है, इस चर्च में जाएंगे। मैं आज से कभी चर्च में नहीं गया हूँ। तो ये यहाँ पे मैप बना हुआ है, बहुत पुराना मैप है ये। 1880 में ये मैप बना हुआ है, ये पूरा बर्लिन का मैप है। तो अभी भी थोड़ा बहुत बहुत सारी बिल्डिंग है, नॉट थोड़ा बहुत बट ऑलमोस्ट 75% यही बिल्डिंगें हैं। जो नई बिल्डिंगें बनी हुई हैं वो थोड़ा सा इसमें नहीं है, क्योंकि 1880 में ये बना हुआ है, मेटल का है ये। हाँ, तो ये बर्लिन है। आज बर्लिन लीग का फाइनल मैच है, फुटबॉल मैच। तो अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए ये सारे लोग लाल ड्रेस में सड़कों पे उतरे हुए हैं। तो अभी मैं हूँ बर्लिन वॉल के सामने, जो कि नॉर्मल वॉल नहीं है, बहुत ही ख़ास, बहुत ही पॉपुलर दीवार है। अभी तो इस पर आर्ट वर्क है, लेकिन इस दीवार के चक्कर में कई लोगों की जान गई है। आपको उसके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ फटाफट से। तो क्या हुआ था कि द्वितीय विश्व युद्ध यानी कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जब हिटलर मर गया था, उसने सुसाइड कर लिया था, तो जर्मनी पे आधे जर्मनी पे सोवियत संघ था और आधे जर्मनी पे यूनाइटेड स्टेट के साथ कुछ और कंट्रीज़ थे, फ्रांस वगैरह, उनका कब्जा हो गया था। तो जो ये बर्लिन है, जर्मनी पे तो कब्जा हो गया था, जर्मनी बट गया था 2 पार्ट में, लेकिन जो ये अपना बर्लिन है, ये सेंटर में पड़ रहा था। तो ना तो ये वो लोग छोड़ने को तैयार थे, ना इस तरफ के लोग छोड़ने को तैयार थे। तो उन्होंने डिसाइड किया बर्लिन को 2 भाग में बांट दिया। तो उन्होंने क्या किया, रातों रात बर्लिन के बीच में ये दीवार डाल दी, किसी को बिना बताए। और अभी तो ये बहुत नॉर्मल लग रहा है, मुझे भी लग रहा है कि मैं भी पार कर लूँगा थोड़ा सा मेहनत करके, लेकिन ऐसा नहीं। इसके ऊपर पे तार बाड़ वगैरह लगे होंगे उस टाइम पे, और आर्मी की अलग ड्यूटी लगी होगी, ऐसा कुछ। तो बर्लिन के लोग बड़े परेशान हो गए। तो उन्होंने बहुत कोशिश की इस दीवार को तोड़ने की, कभी बम से उड़ाया, कभी कुछ करा, कुछ लोगों ने पैराशूट बनाया, किसी ने कुछ किया, टूटती रही, फिर वो बनाते रहे। तो हर बार जो है गवर्नमेंट इसको और स्ट्रॉन्ग बनाती रही। तो लगभग 10-20 साल, काफ़ी लंबे टाइम तक ये दीवार रही, और बर्लिन को उस तरफ का इस तरफ का बर्लिन ऐसे माना जाता था। लेकिन फाइनली काफ़ी समय के बाद, काफ़ी सालों के बाद उस दीवार को तोड़ दिया गया, जो कि आप देख रहे होंगे पीछे दिख रहा है ना वहाँ पे। तो उस दीवार को तोड़ दिया गया, और यही वो जगह है जहाँ पर से एक बार फिर से 2 भागों में बटा हुआ बर्लिन एक हो गया। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो ये जितना कुछ मुझे पता चला मैंने आपको बता दिया। तो क्योंकि काफ़ी टाइम तक ये 2 अलग अलग
देशों के या फिर आप कह लो संघों के कब्जे में था, तो इसलिए दोनों में डेवलपमेंट भी अलग अलग हुई है। हालांकि अब एक हो गया है और अब पूरा एक बर्लिन है, तो इसलिए इस दीवार के पीछे की कहानी भी ज़बरदस्त है। तो आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। और ये मेरा लास्ट दिन है बर्लिन में, तो काफ़ी मज़ा आया घूम के, और मैंने जितना घूम सकता था मैंने उसके वीडियो बनाए। और अगर आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा आपको अच्छा लगा होगा, तो मैं आगे कुछ और बनाने की कोशिश करूँगा, कुछ और दिखाने की कोशिश करूँगा आपको ऐसी। बाकी फ़िलहाल कल मेरी फ़्लाइट है सुबह की, तो आज हमको जल्दी जाना है क्योंकि सामान पैकिंग वगैरह ये चीज़ें, और यहाँ से एयरपोर्ट बहुत दूर है, तो हमको जल्दी उठ के सुबह 6 बजे 7 बजे निकलना पड़ेगा। तो अभी के लिए थैंक यू सो मच, आपने ये वीडियो देखा, और टेक केयर, बाय बाय।